So today we will continue with our curriculum. In our last lecture, we were discussing about the curriculum of microwave and radar course. We have seen its rationale. What is the rationale for learning this course? Then competency, which competency should be developed in students, means you, after learning this course. Then we have seen the different course outcomes. There are 5 course outcomes are there. Then teaching and examination scheme also we have discussed. Now next is a course map. So course map is generally, it is mapping of different components to the one component, that is competency. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि कॉम्पिटेंसी ये हमारा गोल है इस कोर्स का, कि ये कोर्स में जो कुछ एक्टिविटी हम करेंगे, जो कुछ कंटेंट्स हम पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, वो एक कॉम्पिटेंसी को मॅप होता है. ठीक आहे, तुम्ही जे काही शिकणार त्यामधून ही तुमची कॉम्पिटेंसी डेव्हलप होण्यासाठी मदत होणार आहे. सो कोर्स मॅप मध्ये जो ऍट द सेंटर मध्ये आहे that is called as competency. So everything, suppose you are learning a particular bit in a unit, or if you are learning a particular practical, or if you are doing micro project, that should map to the competency. And ती जी mapping diagram असते, that is called as course map. देखो, this course map illustrate an overview of the flow and linkage of the topics at various levels of outcome. Details in subsequent section is given to be attained by the students at the end of the course. In all domain of learning, in terms of industry, employer, identified competency depicted at the center of this map. देखो, at the end of this course, जब ये course आपको पूरा टीच करने के बाद जब पूरा कोर्स हमारा एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जब एंड हो जाएंगी एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर, तो ये कॉम्पिटेंसी आप में डेवलप होना जरूरी है. तो जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, यूनिट आउटकम अफेक्टिव डोमेन लर्निंग होगा, या कॉग्निटिव डोमेन लर्निंग होगा, या साइकोमोटर डोमेन लर्निंग होगा, ये सब लर्निंग के जो डोमेन्स है, या जो कुछ कंटेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे, वो सब ये कॉम्पिटेंसी को मैप करता है. मैप करता है मतलब उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कॉम्पिटेंसी क्या होती है, इंप्रूव होती है या स्ट्रेंथन होती है. तो यहाँ पे देखो, फॉलो सेफ प्रैक्टिसेस, आप प्रैक्टिकल करते वक्त सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करना आपको आना चाहिए. बाद में कंटिन्यूअस वेव डॉपलर रडार की ब्लॉक डायग्राम टॉपिक 5.2 जो है, तो वो किसको मैप करती है, देखो यूनिट आउटकम 5C को मैप करती है. ठीक है, और उसके बाद ये जो आपको शेडेड पोर्शन में दिख रहा है, दैट दीज आर नथिंग बट यूनिट आउटकम्स, यूनिट के आउटकम्स से. और ये जो आपको दिख रही है, ये डॉटेड जो डॉटेड सर्कल से यहाँ पे उसमें दिया है टॉपिक के, जो टॉपिक है डिफरेंट आपके टॉपिक दिए हुए. ठीक है, देन यहाँ पे जो डिफरेंट शेडेड पोर्शन है, ये यूनिट आउटकम है, जो डॉटेड लाइन से बने हुए बॉर्डर लाइन से इलिप्टिकल शेप में, उसके अंदर जो है वो टॉपिक्स है. उसके बाद ये प्रैक्टिकल आउटकम है. ठीक है, प्रैक्टिकल पढ़ने के बाद जो आउटकम आना जरूरी है वो उसमें दिया हुआ है. तो ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे कॉम्पिटेंसी को मैप करता है. ठीक है, तो ये हम जो टॉपिक्स है उसके यूनिट आउटकम से, उसके बाद प्रैक्टिकल आउटकम है, वो अभी हमारे आने वाले सेक्शन में देखेंगे. ये देखो, CO मतलब कोर्स आउटकम, PRO मतलब प्रैक्टिकल आउटकम, प्रैक्टिकल करने के बाद जो आउटकम आना चाहिए, ओके, वो प्रैक्टिकल आउटकम होता है. उसके बाद UO मतलब यूनिट आउटकम जो कॉग्निटिव डोमेन में होता है. UO और उसको कॉग्निटिव डोमेन पे बोलते हैं. कॉग्निटिव मतलब इट इज रिलेटेड टू द ब्रेन. उसके बाद ADO मतलब अफेक्टिव डोमेन आउटकम, आपकी इंटरेस्ट जो रहता है, बाय हार्ट आप पढ़ते हैं,
तो उसको बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। और ये हमारा टॉपिक होते हैं। टॉपिक में डिफरेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट यूनिट्स, और यूनिट्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। देन नेक्स्ट सजेस्टेड प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। अब प्रैक्टिकल कौन से हम इसमें देखने वाले हैं। सो जनरली इसमें 15 प्रॅक्टिकल्स आहे, 15 प्रॅक्टिकल आहे त्यामध्ये. आणि मोस्ट ऑफ द प्रॅक्टिकल्स आर बेस्ड ऑन मायक्रोवेव्ह टेस्ट बेंच. Use the frequency meter with micro test bench setup to determine the frequency and wavelength of waveguide for TE10 mode. अब जब तक आपका थ्योरी पोर्शन कवर नहीं होता तब तक आपको ये प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएंगे, इसलिए कुछ दिन तक हमें थ्योरी पोर्शन पे कवर फोकस करना पड़ेगा. तो ये जो डिफरेंट प्रैक्टिकल्स है वो कौन से यूनिट से रिलेटेड है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिट नंबर 1. और जनरली एक प्रैक्टिकल का जो परफॉर्म करने के लिए जो स्लॉट दिया होता है स्टैंडर्ड, वो 2 घंटे का होता है. सो 2 hours इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ सिंगल एक्सपेरिमेंट. सेकंड जो प्रैक्टिकल है, इट आल्सो बेस्ड ऑन यूनिट नंबर 1 एंड इट आल्सो रिक्वायर्ड 2 hours टू कंप्लीट. जनरली सब प्रैक्टिकल्स को 2 घंटे का एक स्टैंडर्ड एक फिक्स टाइम दिया होता है. ये डिफरेंट प्रैक्टिकल्स है हमारे जो माइक्रो टेस्ट बेंच पे डिपेंड होते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट जो 11 प्रैक्टिकल है 1 to 11, ये माइक्रोवेव पे डिपेंड है. ओके, माइक्रोवेव टॉपिक पे डिपेंड है. और मतलब माइक्रोवेव के यहाँ पे हमें 4 यूनिट है, सॉरी माइक्रोवेव पे 3 यूनिट है यहाँ पे. एक्चुअली पूरे 5 यूनिट है इस कोर्स में. तो 5 यूनिट में से 3 यूनिट ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन पे है, और लास्ट के जो 2 यूनिट है वो रडार पे बेस्ड है. ठीक है. तो पहले 1 to 11 जो एक्सपेरिमेंट्स है दीज आर बेस्ड ऑन 11 बेस्ड ऑन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, एंड 12 to 15 आर बेस्ड ऑन रडार कम्युनिकेशन. ओके. सो जो 12 से 15 तक है वो रडार कम्युनिकेशन पे बेस्ड है. सो फर्स्ट 3 unit out of 5 based on microwave communication, and last 2 units based on radar communication and radar applications. And first 11 experiments are based on microwave communication, and 12 to 15 experiments are depends upon radar communication. Okay. Then next है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर रहता है वो है प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप को 20% वेटेज होता है. आपको एक्सपेरिमेंट का सेटअप करते आना चाहिए. अगर एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपको करते आए इट मीन्स यू विल गेट 20% मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स. जनरली 25 मार्क्स का एक एक्सपेरिमेंट होता है. सो आउट ऑफ 25 20% आपको मतलब 5 मार्क्स आपको किसका रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप. सेकंड इज द सेटिंग एंड ऑपरेशन. आपको उसका ऑपरेशंस परफॉर्म करते आना चाहिए. यू मस्ट बी एबल टू मतलब कमीशनिंग करता आना चाहिए प्रैक्टिकल का. आपको चालू करता आना चाहिए कि पावर सप्लाई कैसे देना है, इनपुट कैसे देना है, आउटपुट कैसे मेजर करना है, दैट यू शुड नो. तो उसके 20% वेटेज होता है. उसके बाद सेफ्टी मेजर्स, आपको सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते आना चाहिए, क्योंकि कब पावर कितना किस पर्टिकुलर पॉइंट को कितना पावर देना है. ओके. आपको सपोज आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो यू मस्ट नो द सेफ्टी प्रैक्टिसेस. विदाउट कनेक्शन करते वक्त पावर सप्लाई ऑन नहीं होना चाहिए, ये सिंपल सी बात आपको मालूम होनी चाहिए. ओके. सो आफ्टर डूइंग द कनेक्शंस यू मस्ट चेक योर कनेक्शंस फ्रॉम योर टीचर, एंड देन यू आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द कनेक्शंस, अगर कनेक्शन बराबर है तभी आपने पावर सप्लाई को ऑन करना चाहिए. तो ये सब सेफ्टी मेजर्स है दैट यू शुड बी एबल टू फॉलो. तो उसके 10% वेटेज होता है. देन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग. आपको जो रीडिंग्स है वो रीडिंग्स ऑब्जर्व करते आना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग करते आना चाहिए. ओके. मीन्स यू मस्ट बी एबल टू रिकॉर्ड द रीडिंग्स. आउटपुट आपको रिकॉर्ड करते आना, इनपुट देते आना चाहिए, आउटपुट रिकॉर्ड करते आना चाहिए. एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको रीडिंग्स लेते आना चाहिए, उसको 10% वेटेज है. देन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट.
इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड कंक्लूजन, आपको वो जो रीडिंग्स आए, डिफरेंट रीडिंग, उस रीडिंग को प्लॉट करते आना चाहिए ग्राफ में प्लॉट करते आना चाहिए, उसके कैलकुलेशंस करते आना चाहिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करके, और जो आंसर आया, जो ग्राफ आया, उससे आपको कुछ इंटरप्रिट करता येणार चाहिए. म्हणजे त्यातून तुम्हाला काहीतरी उकल करता आली पाहिजे त्याची, की नेमकं याचं मिनिंग काय. ओके, हा ग्राफ असा आला, इनपुट आणि आउटपुटचं हे रिलेशन आहे, म्हणजे याचं मिनिंग काय, व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट. ओके, तर ते इंटरप्रिटेशन तुम्हाला करता आले पाहिजे, त्याची उकल करता आली पाहिजे इन शॉर्ट. ओके, आणि कन्क्लुजन काढता आलं पाहिजे त्यातून. यू मस्ट बी एबल टू ड्रॉ सम कन्क्लुजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दॅट यू हॅव परफॉर्म. So if you are able to interpret the result and to draw the conclusion, then it has also 20% of weightage. Answer to sample questions, आपको आपका एक्सपेरिमेंट होने के बाद आपके जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन पूछने के बाद आपको उसके आंसर आना चाहिए. तो सैंपल क्वेश्चंस के आंसर आपको अगर आते हैं अच्छे से, तो यू ऑल्सो गेट फुल 10% ऑफ वेटेज. ओके, 10% मार्क आपको क्वेश्चन और आंसर के रहेंगे. एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट इन टाइम, आपने एक्सपेरिमेंट किया और टाइमली अगर वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, राइटिंग वर्क करके अगर आपने चेक करवाया, तो उसको 10% वेटेज रहेंगे. तो टोटल 100% हो गया. ठीक है, तो 25 मार्क्स का एक एक्सपेरिमेंट रहता है, तो 25 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ये मार्क्स आपके डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, दीज आर द परफॉर्मेंस इंडिकेटर. तो नेक्स्ट देखेंगे हम द अबो पीआरओ. पीआरओ का मतलब होता है प्रैक्टिकल आउटकम. प्रैक्टिकल आउटकम मतलब प्रैक्टिकल करने के बाद क्या आउटकम मिलना चाहिए हमें, मतलब स्टूडेंट को क्या आउटकम मिलना चाहिए. एक प्रैक्टिकल करने के बाद आपको कुछ ना कुछ आउटकम मिलता है, आप सीखते हैं उससे कुछ, तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल आउटकम. द अबो पीआरओ ऑल्सो comprise of following social skill attitudes which are affective domain outcome. जो सोशल स्किल रहता है आपका, जो एटीट्यूड रहता है आपका, वो जनरली अफेक्टिव डोमेन में आता है. अफेक्टिव मतलब इट इज बाय हार्ट, बाय इंटरेस्ट. ओके, अफेक्टिव डोमेन आउटकम दैट आर बेस्ड डेवलप थ्रू द लेबोरेटरी फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंसेस. जब आप खुद होके काम करते हो, जब आप लाइब्रेरी लेबोरेटरी में आके क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, जब आप फील्ड पे जाते हो, और या फील्ड पे जाने के बाद कोई फील्ड टेस्ट करते हो, कोई सबेटिकल इम्प्लांट ट्रेनिंग करते हो, तब आपका ये स्किल बहुत ज्यादा डेवलप होता है. ओके, सो उसके कौन से कंपोनेंट्स हम देखेंगे. फॉलो सेफ्टी प्रैक्टिसेस. सेफ्टी प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करता आना चाहिए. प्रैक्टिस गुड हाउसकीपिंग, आपको अच्छी हाउसकीपिंग आनी चाहिए. देन प्रैक्टिस एनर्जी कॉन्जर्वेशन, आपको एनर्जी कॉन्जर्वेशन की प्रैक्टिस करना चाहिए. मतलब कम से कम एनर्जी में हम ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, मतलब एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं हम किसी भी काम में, वो आपको आना चाहिए. वर्क एज अ लीडर और टीम मेंबर, आपको सपोज कोई ग्रुप में टास्क दिया है, तो आपको एज अ लीडर बोल के उसमें वो टास्क एग्जीक्यूट करते आना चाहिए, या एज अ टीम मेंबर बोल के आपको अच्छा काम करते आना चाहिए. आपको आपके जो टीममेट्स है उसमें एक अच्छे सा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते आना चाहिए. ठीक है, दैट स्किल शुड बी डेवलप विद इन यू. देन फॉलो इथिकल प्रैक्टिसेस. इथिकल प्रैक्टिसेस भी आपने क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. मीन्स यू मस्ट हैव फॉलो द इथिक्स. हर डिसिप्लिन के कुछ इथिक्स होते हैं, ज्याला नैतिकता म्हणतो आपण, ती तुम्ही फॉलो केली पाहिजे. ओके, द एडीओज अफेक्टिव डोमेन आउटकम्स आर नॉट स्पेसिफाइड टू एनी वन पीआरओज. किसी एक पीआरओ से वो नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन पीआरओ, किसी एक स्पेसिफिक पीआरओ से वो रिलेटेड नहीं होता, but are embedded in many PROs. Hence, the acquisition of EDOs, effective domain outcome, takes place gradually in students when he or she undertakes a series of practical experiences over a period of time. एक प्रैक्टिकल करने से ये नहीं होता है, सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करना होता है, उससे ये स्किल आप में डेवलप होता है. मोर ओवर द लेवल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द अफेक्टिव डोमेन आउटकम्स अकॉर्डिंग टू द क्राथोस अफेक्टिव डोमेन टेक्सोनॉमी, ये क्राथोस साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था, शुड ग्रेजुअली इंक्रीज एज प्लान्ड बिलो. देखो, फर्स्ट ईयर में जब आप होते हैं तो आपका वैल्यूइंग लेवल होता है, सेकंड ईयर में जब आते हैं तब ऑर्गेनाइजिंग लेवल होता है, और थर्ड ईयर में जब आप जाते हैं तब कैरेक्टराइजिंग लेवल होता है. हर चीज कैरेक्टर में जब आती है हमारे, तब वो एक्चुअली 100% हमें इनकलकेट होता है. ये बात याद रखो.
पहले आपको हर चीज की वैल्यू समझ में आना चाहिए। दूसरे बात, उसके बाद आपको वो चीजें ऑर्गेनाइज करते आना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट, आप वो चीजें आपको कैरेक्टराइज करते आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये 3 लेवल होते हैं जनरली अफेक्टिव डोमेन लर्निंग के। देन नेक्स्ट, मेजर इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब प्रैक्टिकल करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं? तो यहाँ पे माइक्रो टेस्ट बेंच लगता है हमें, जो हमारे कॉलेज में अवेलेबल है, तो उस पर हमें प्रैक्टिकल्स करना है। माइक्रो टेस्ट बेंच, एक्स बैंड में गन डायोड बेस हमें लगता है। रडार ट्रेनर किट लगता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर लर्निंग वेबसाइट, कुछ सॉफ्टवेयर भी हमें लगते हैं, जैसे कि मैटलैब, सिमुलिंक, EZNEC, HFSS, CST, VSIM, माइक्रोवेव ऑफिस। तो उसमें से ये मैटलैब पे भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। सिमुलिंक भी हमारे पास है, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए आप उसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द रिसोर्सेस और इक्विपमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल्स। ओके, देन नेक्स्ट, अभी ये हमारा करिकुलम है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नाउ we'll see the syllabus, that is contents in our course micro and radar. So there are total 5 units. Unit 1 is fundamentals of microwave communication and waveguide. माइक्रो कम्युनिकेशन और वेवगाइड का फंडामेंटल्स हम इस यूनिट में देखेंगे। तो इस यूनिट में ABCDEF ये 5 यूनिट आउटकम्स है। मतलब ये यूनिट पढ़ने के बाद ये आउटकम्स हम में डेवलप होना जरूरी है, या डेवलप होंगे आफ्टर लर्निंग दिस यूनिट। टू समराइज द रेंज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ गिवन माइक्रो फ्रीक्वेंसी बैंड, ये एक यूनिट आउटकम है। और यहाँ पे ये टॉपिक्स है। टॉपिक्स कौन से है? माइक्रो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, हमें माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना है। एंड बैंड डेजिग्नेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव इन वेरियस फील्ड। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रीजन कौन सा है वो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसका स्पेक्ट्रम के डायग्राम देखेंगे। और उसको कौन से बैंड डेजिग्नेशन है, किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को क्या नाम दिया होता है बाय ITU। ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने कुछ डेजिग्नेशन किया होता है बैंडविड्थ का, तो वो हम देखेंगे। उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे। वेरियस फील्ड में जो माइक्रोवेव बैंड्स के जो एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ वेवगाइड विद ट्रांसमिशन लाइन। वेवगाइड क्या होता है वो हम देखेंगे, उसका कंपैरिजन देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन से। फिर वेवगाइड के टाइप्स होते हैं डिफरेंट, वो देखेंगे हम, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल। फिर उसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ, डोमिनेंट मोड, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड टू द वेवगाइड वो हम डिस्कस करेंगे। देन 1.4 जो बीट है उसमें है रेक्टेंगुलर वेवगाइड के मोड्स देखेंगे हम, TE, TM मोड जो होते हैं वो देखेंगे। फिर सर्कुलर वेवगाइड देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर वेवगाइड। ये सब कंटेंट्स हम यूनिट 1 में देखेंगे, ठीक है। जब हम एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब ये सब चीजें आपको 1 by 1 टीच किया जाएगा उसको। देन यू विल कम टू नो दैट ऑल द थिंग्स। ओके, देन सेकंड यूनिट इज माइक्रो पैसिव कंपोनेंट। माइक्रो के जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो हम सेकंड यूनिट में देखेंगे। मल्टीपल जंक्शंस, वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ E प्लेन T, H प्लेन T एंड मैजिक T एंड रैट रेस T। ओके, रैट रेस T भी बोल सकते हैं, रैट रेस रिंग भी बोल सकते हैं। सो मल्टीपल जंक्शंस हम डिस्कस करेंगे उसमें। उसके बाद फेराइट कंपोनेंट्स होते हैं, आइसोलेटर, सर्कुलेटर, गायरेटर, फ्लैंजेस, रोटेटिंग कपलिंग, बेंड्स एंड कॉर्नर्स, टेपर एंड ट्विस्ट। ये सब कंपोनेंट जो होते हैं पैसिव कंपोनेंट्स वो हम देखेंगे। पैसिव कंपोनेंट मतलब जो एनर्जी जनरेट नहीं करते, वो सिर्फ एनर्जी को क्या करते हैं, रूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, कंबाइन करते हैं। ओके, दीज आर नथिंग बट अ पैसिव कंपोनेंट्स। उसके बाद डायरेक्शनल कपलर्स हम देखेंगे, 2 होल डायरेक्शनल कपलर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, उसकी डायरेक्टिविटी क्या होती है, कपलिंग फैक्टर क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजीज भी हम डिस्कस करेंगे विद देयर फार्मूलाज। उसके बाद बेसिक माइक्रोवेव एंटेना, हॉर्न एंटेना, डिश एंटेना हम डिस्कस करेंगे। माइक्रोवेव सिग्नल ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए जो एंटेना हम यूज करते हैं उस एंटेना के बारे में भी हम सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट इज अ
you need 3 माइक्रोवेव एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट में हम माइक्रोवेव के जैसे हमने सेकंड यूनिट में पैसिव कंपोनेंट देखे, वैसे थर्ड यूनिट में हम एक्टिव कंपोनेंट देखें। एक्टिव कंपोनेंट मतलब जो इन माइक्रो सिग्नल जनरेट करने के लिए एक्चुअली यूज होते हैं। माइक्रो ट्यूब्स क्लासिफिकेशन, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन,